स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट का आज लेक्चर नंबर है 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं दत्त कार्य विधि, जिसे हम इंग्लिश के अंदर असाइनमेंट मेथड बोल देते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस विधि को पूरा करने जा रही हैं। तो मैं पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी कि दत्त कार्य विधि का अर्थ है क्या चीज, इसका मीनिंग है और दत्त कार्य विधि किसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको बताती हूँ कि दत्त कार्य विधि का अर्थ मीन्स किसी को करने के लिए कार्य देना। यह कार्य करने के लिए छात्रों को एक शिक्षक एक अध्यापक देता है। जो दत्त कार्य है यह शिक्षण से पहले भी दिया जा सकता है और क्या है यह बाद में भी दिया जाता है। तो वास्तव में जो दत्त कार्य है एक प्रकार का आत्म अध्ययन है, जो कि कक्षा में शिक्षण के अंदर इससे सहायता मिलती है। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो शिक्षक है अध्यापक है अपने छात्रों को कार्य करने के लिए सौंपता है, असाइनमेंट मेथड दत्त कार्य। तो इसका जो शिक्षक है एक अध्यापक है, इसका एक उसकी दिशा निर्देश के अंदर ये कार्य चलता है और इसका समय भी निर्धारित किया जाता है। तो जो ये दत्त कार्य है, दत्त कार्य एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को शाम पट पर लिखकर भी बोल सकता है, और क्या है बोलकर भी लिखवा सकता है और कागज पर अंकित करके भी छात्रों के अंदर बांट सकता है। तो ये इसे स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, दत्त कार्य बोलेंगे, दत्त विधि बोलेंगे। तो क्या है स्टूडेंट, किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरों को देना। तो ये ज्यादा जो कार्य है एक शिक्षक द्वारा छात्रों को करने के लिए दिया जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको अब इससे रिगार्डिंग 2 डेफिनेशन दूंगी, परिभाषाएं। स्टूडेंट, अब आती है हमारी परिभाषाएं। स्टूडेंट, इसके अंदर स्टूडेंट हम अपनी फर्स्ट डेफिनेशन करेंगे NH वोनसिंग के अनुसार। NH वोनसिंग के अनुसार। तो इन्होंने दत्त कार्य से रिगार्डिंग अपनी क्या डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्होंने कहा है स्टूडेंट कि अध्यापन की विभिन्न विधियों में दत्त कार्य विधि केंद्रित स्थान रखती है। जो अध्यापन की विभिन्न विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं, उनमें से एक जो दत्त विधि है, असाइनमेंट मेथड है, वो भी क्या है अपना एक केंद्रीय स्थान पर है। सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट मुफ्ताब के अनुसार। सेकंड है स्टूडेंट मुफ्ताब के अनुसार। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर दत्त कार्य को लेकर क्या अपने शब्दों के अंदर एक्सप्लेन किया है कि आजकल दत्त कार्य शिक्षक और छात्र में कोई भी कार्य करने के लिए समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो आजकल का दत्त कार्य हम मान के चले, ये एक अध्यापक और छात्र के लिए कोई जो भी कार्य करवाना है उसको एक समझौते के रूप में इन्होंने क्या है परिभाषित किया है। अब स्टूडेंट, हम जो दत्त विधि है, दत्त विधि के कौन कौन से उद्देश्य हैं इसको हम क्या है डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट, दत्त कार्य के उद्देश्य, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दत्त कार्य विधि के उद्देश्य। उद्देश्यों के अंदर स्टूडेंट उन्होंने क्या कहा है। तो स्टूडेंट, दत्त कार्य विधि के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं इसे हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं पहले आपको बताती हूँ कि ये उसके उद्देश्य हैं। दत्त कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि छात्रों को स्वतंत्र कार्य करने के अवसर प्रदान करना। क्या है स्वतंत्र कार्य करने के अवसर प्रदान करना।
तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि छात्रों में आत्मनिर्भरता और पहल कदमी करने के गुणों का विकास करना। क्या है स्टूडेंट सेकंड पॉइंट हमारा? आत्म निर्भरता तथा पहल कदमी के गुणों का विकास करना, के गुणों का विकास करना। तो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा हुआ क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि छात्रों में निरंतर अध्ययन करने की आदत का विकास करना। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि छात्रों में अपने जो रिक्त समय है, जो उनका खाली समय है, उनका सदुपयोग करने के अवसर प्रदान करना। क्या है स्टूडेंट? रिक्त समय का सदुपयोग करने के अवसर प्रदान करना। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम इसके अंदर क्लियर करते हैं कि छात्रों को स्कूल में करवाए जाने वाले कार्य का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। जो उनको कोई भी काम करवाया गया है उनका व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को देना। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि शिक्षकों और अभिभावकों में आपसी तालमेल पैदा करना। इसके अंदर शिक्षकों और अभिभावकों में आपसी तालमेल पैदा करना। ये भी स्टूडेंट इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि छात्रों में सृजनात्मक रुचियां पैदा करना। फिर आता है कि पिछड़े जो बालक हैं, बालकों के लिए उपचारात्मक कार्य प्रदान करना और प्रत्येक छात्र को अपनी स्वाभाविक गति के अनुसार प्रगति के अवसर प्रदान करना। तो ये है दत्त कार्य विधि के उद्देश्य। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अच्छे दत्त कार्य के गुण कौन कौन से हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट अच्छे दत्त कार्य के गुण। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि जो अच्छे दत्त कार्य हैं उसके गुण कौन कौन से हैं। इसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर स्पष्टता। क्या है? स्पष्टता। जो दत्त कार्य है, दत्त कार्य के अंदर स्पष्टता और निश्चितता होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा दत्त कार्य स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट महत्व। सेकंड पॉइंट को स्टूडेंट लिखते हैं हम महत्व। जो भी एक अच्छा दत्त कार्य है, दत्त कार्य छात्रों के लिए मानसिक व उपयोगी कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके जो अच्छे दत्त कार्य है वो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो और उसके उपयोगी हो, उनके कार्यों को शामिल किए इसके अंदर जाना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हम विषय वस्तु से संबंध। विषय वस्तु से संबंध। जो भी दत्त कार्य एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को दिया गया है वो उसकी विषय वस्तु से संबंधित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों का जो अनुभव है वो बढ़ते हैं और उनका जो ज्ञान है वो स्थायी होता है, क्योंकि बच्चे खुद अपनी हाथों से ये कार्य करते हैं। तो जो विषय वस्तु है वो उनकी विषय से ही रिगार्डिंग जो दत्त कार्य है होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है रुचिपूर्ण।
फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा रुचिपूर्ण। रुचिपूर्ण स्टूडेंट जो भी दत्त कार्य है, दत्त कार्य विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता एक अध्यापक को दत्त कार्य देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट सभी छात्रों को एक समान दत्त कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। दत्त कार्य देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है एक अध्यापक के लिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर प्रेरणा। प्रेरणा स्टूडेंट जो दत्त कार्य है, दत्त कार्य ऐसे होने चाहिए जो छात्रों को प्रेरित करे। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके लिए अध्ययन के लिए दिशा निर्देश। अध्ययन के लिए दिशा निर्देश। स्टूडेंट हम बात करते हैं दत्त कार्य की कि अच्छा दत्त कार्य छात्र को पाठ्य सामग्री के अध्ययन के लिए आवश्यक एवं निश्चित दिशा निर्देश प्रदान करने वाला होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की सामग्री। विभिन्न प्रकार की सामग्री। अब बात आती है स्टूडेंट क्योंकि जो दत्त कार्य है, दत्त कार्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की हमें सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, जो दत्त कार्य है, दत्त कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में विभिन्नता का तत्व होना चाहिए और यह छात्रों की आवश्यकताओं व रुचियों के अनुरूप होनी चाहिए। जो भी विषय सामग्री है वो बच्चों की रुचियों के हिसाब से होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है उचित समय। उचित समय। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि उचित समय कैसे। दत्त कार्य देते समय विद्यालय की समय सारणी के साथ साथ छात्रों पर उपलब्ध समय पर क्या है ध्यान दिया जाना चाहिए। जो छात्रों के पास उपलब्ध समय है, जो विद्यालय का टाइम टेबल है उसे फिक्स किया गया है, साथ ही साथ जो छात्र हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनके पास जो उपयुक्त समय है उसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान। अब बात आती है स्टूडेंट जो भी दत्त कार्य देते समय ऐसी जो छात्र हैं, छात्राओं को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता करनी चाहिए। सहायता विद्यालय और एक शिक्षक कर सकता है। जो भी जिस भी विषय से रिगार्डिंग वो दत्त कार्य देता है, तो जो भी उसकी समस्याएं हैं शिक्षा से रिगार्डिंग, उनकी समस्या का समाधान भी एक शिक्षक को करना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि दत्त कार्य के कुछ लाभ भी हैं। वो लाभ कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसे भी हम पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। दत्त कार्य के लाभ। दत्त कार्य के जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी हम क्या है पॉइंट टू ही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि जो दत्त कार्य है, दत्त कार्य जो विधि है, इस विधि से छात्रों के अंदर कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के गुणों का जो विकास करती है। जो दत्त कार्य विधि है, जो असाइनमेंट मेथड है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि दत्त कार्य विधि छात्रों को अपने व्यावसायिक गुणों एवं कौशलों की पहचान करने और उनका विकास किस प्रकार करना है, ये इनके अवसर भी प्रदान करती है। जो उनके व्यावसायिक गुण हैं, उनके गुणों का विकास करने और
उनकी पहचान करने और उनका विकास करने के अवसर भी प्रदान करती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि इस विधि में छात्र किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ध्यानपूर्वक और निष्ठापूर्वक कार्य करना सीखते हैं। जो भी उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए वो ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं और उसके प्रति क्या है वो निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, पूरी ईमानदारी से कार्य करते हैं। जो भी एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को कोई भी असाइनमेंट दिया है, कोई भी दत्त कार्य दिया है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि दत्त कार्य विधि द्वारा छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, कि दत्त कार्य जो विधि है इससे बच्चों के अंदर स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं इसी के अंदर कि इस विधि में छात्र स्वयं काम करते हैं तो छात्रों के अंदर आत्मविश्वास आता है, क्योंकि जो छात्र है छात्र स्वयं काम करते हैं, जो भी एक टीचर के द्वारा बताया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का क्या है विकास होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हम क्लियर करेंगे कि यदि विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करने में भी यह विधि सहायक काफी हद तक सहायक हुई है। इस विधि के द्वारा क्या है बच्चों के अंदर जो उचित मार्गदर्शन का एक दिशा निर्देश करते हैं वो इस उचित मार्गदर्शन के लिए यह विधि काफी हद तक सहायक सिद्ध हुई है विद्यार्थियों के लिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि दत्त कार्य विधि को अपनी रुचियों तथा योग्यताओं का विकास करने में सहायता मिलती है। जो दत्त कार्य विधि है, दत्त कार्य विधि से बच्चों के अंदर उनकी रुचियों और योग्यताओं के हिसाब से भी उनको डेवलप करने के लिए यह विधि काफी हद तक बच्चों के लिए सहायक सिद्ध हुई है। अब स्टूडेंट इसके लाभ के साथ साथ कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। दत्त कार्य विधि की सीमाएं। स्टूडेंट जो दत्त कार्य के लाभ पड़े हैं, जहां आप लिख सकते हो कि दत्त कार्य विधि के लाभ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। दत्त कार्य विधि के लाभ जो हमने अभी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। स्टूडेंट अब हम करते हैं जो इसकी सीमाएं हैं, दत्त कार्य विधि है उसकी सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं कि दत्त कार्य विधि द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करवाने में बहुत अधिक समय लगता है। क्या है स्टूडेंट इसके अंदर बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के लिए। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम इसके अंदर क्लियर करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि दत्त कार्य विधि द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के लिए क्या है बहुत अधिक समय लगता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि दत्त कार्य विधि के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट जो विभिन्न प्रकार की सामग्री की इसके अंदर क्या है आवश्यकता पड़ती है, अधिकतर स्कूलों में इस सामग्री का अभाव होता है, क्योंकि जो दत्त कार्य विधि है इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर हम अधिकतर स्कूलों के अंदर बात करें तो इस सामग्री का हमें अभाव देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि दत्त कार्य विद्यार्थियों पर जो दत्त कार्य विधि है यह विधि कक्षा के सभी सत्रों पर प्रयोग नहीं की जा सकती। सभी सत्रों पर उपयोग नहीं की जा सकती। जो ये विधि है ये निम्न लेवल के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, ये हाई लेवल के बच्चों के लिए ही उपयोगी है, तो इसलिए ये सभी लेवल्स के बच्चों के लिए ये अप्लाई नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि दत्त कार्य
जो दत्त कार्य विधि है इसमें विद्यार्थियों पर अतिरिक्त कार्य इसे समझते हैं या कार्य बोझ डालते हैं, तो इससे छात्रों में तनाव उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट हम स्टूडेंट क्लियर करते हैं कि छात्रों के घर की स्थिति असामान्य होने के कारण दत्त कार्य विधि लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक भी सिद्ध होती है। फिर बात आती है कि कुछ जो छात्र जो गृह कार्य होते हैं, जो शिक्षकों द्वारा गृह कार्य दिए होते हैं, दत्त कार्य दिए होता है, वो अपने अभिभावकों या मित्रों से दत्त कार्य करवा लेते हैं। ऐसे में जो दत्त कार्य विधि है वो विफल भी होती है। तो क्योंकि जो छात्र के लिए एक शिक्षक ने, एक अध्यापक ने उसे कोई भी कार्य दिया है, तो वो कार्य एक स्टूडेंट को करने के लिए दिया है, तो वो अपने अधिक पेरेंट्स से करवाने की कोशिश करते हैं, अपने मित्रों से करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो दत्त कार्य विधि है वो विफल भी होती है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि कुछ छात्र कुंजियों तथा जहाँ अन्य मित्रों की कापियों से नकल करके जो क्या है दत्त कार्य कर लेते हैं, उनकी चीटिंग करके वो दत्त कार्य जो उसके टीचर ने उसे दिया होता है वो दूसरों बच्चों की नकल करते हैं, अपने फ्रेंड्स की नकल करते हैं दत्त कार्य करने के लिए। तो ऐसे में दत्त कार्य विधि सफल नहीं सिद्ध हो सकती। तो ये इसकी सीमाएं हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि जो दत्त कार्य विधि है उसके लिए कुछ सुझाव भी दिए हुए हैं। वो सुझाव कौन कौन से हैं? तो दत्त कार्य देने संबंधी सुझाव, दत्त कार्य देने संबंधी सुझाव, वो कौन कौन से सुझाव हैं स्टूडेंट, उसे भी क्या है हम पॉइंट टू ही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि छात्रों को क्या है स्टूडेंट, छात्रों को दत्त कार्य देते समय उनकी रुचियों एवं मानसिक लेवल का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या बात आती है स्टूडेंट, उनकी रुचियों एवं मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हम क्लियर करते हैं कि जो दत्त कार्य विधि देने संबंधी सुझाव है, सेकंड पॉइंट आता है कि छात्रों को केवल उतना ही कार्य दिया जाना चाहिए जितना वह क्या है पूरा कर सकते हैं। क्या है स्टूडेंट, जो छात्र है छात्रों को केवल उतना ही कार्य दिया जाना चाहिए जितना वह पूरा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है उतना ही कार्य देना चाहिए उतना ही कार्य देना चाहिए जितना वह पूरा कर ले। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि विभिन्न प्रकार के दत्त कार्य पर विचार किया जाना चाहिए, परंतु छात्रों को केवल वही दत्त कार्य देना चाहिए जो अधिगम प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक उचित है। छात्रों के लिए पहले कार्य देने के लिए यह विचार कर लेना चाहिए कि छात्रों को सिर्फ उतना ही कार्य दिया जाए जो उनके लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण भी है, जिससे वो कुछ सीखें भी। जो दत्त कार्य एक अध्यापक के द्वारा बढ़वाया जा रहा है अपने स्टूडेंट से, उतना ही कार्य दिया जाए। पहले अध्यापक कार्य देने से पहले सोच विचार कर ले, जिससे वो क्या है उनका सर्वाधिक विकास हो। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर, छात्रों को दत्त कार्य देते समय दत्त कार्य से संबंधित जो क्या है उपकरण, सामग्री और साधनों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर, दत्त कार्य ऐसा होना चाहिए क्या इसके लिए छात्र को किसी भी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता न पड़े। जो भी एक शिक्षक के द्वारा जो भी दत्त कार्य दिया गया है, कोई भी असाइनमेंट दिया गया है, तो वो क्या है जो स्टूडेंट उसे आसानी से कर सके, तो इसके लिए उसे किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार जो एक टीचर के द्वारा असाइनमेंट दिया जाना चाहिए, दत्त कार्य दिया जाना चाहिए। अब बात आती है कि छात्रों को दत्त कार्य करने के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरणों, साधनों, पुस्तकों आदि
उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जो भी दत्त कार्य एक टीचर के द्वारा दिया गया है, कुछ भी बच्चे को असाइनमेंट बनाने के लिए दिया गया है, तो टीचर को ये जरूर मैसेज देना चाहिए स्टूडेंट को कि जो हमारे कक्षा के अंदर, जो हमारे विद्यालय के अंदर उपकरण है, साधन है, पुस्तकें हैं, तो उनका उपयोग, उनका प्रयोग करने के लिए भी उन्हें क्या है, प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये स्टूडेंट थे दत्त कार्य देने संबंधी इसके सुझाव। तो स्टूडेंट आज हमने अपनी विधि कंप्लीट की, दत्त कार्य विधि। इसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि जो दत्त कार्य विधि है इसका अर्थ समझाया, किसी को भी करने के लिए कार्य देना। तो यह ज्यादा जो एक शिक्षण के अंदर और शिक्षा से संबंधी क्या है, छात्रों को कुछ ना कुछ कार्य दिया जाता है एक अध्यापक के द्वारा। तो इस जो ये दत्त कार्य है, ये तो शिक्षण पहले ही शुरू होने से पहले दिया जाता है, जाके है एंड के अंदर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें, जो दत्त कार्य विधि है ये वास्तव में आत्म अध्यापन है, जो क्या है कक्षा शिक्षण के अंदर बहुत हमारी सहायता करती है। तो इसके अंदर एक जो अध्यापक है अपने छात्रों को कुछ कार्य सौंपा जाता है, अध्यापकों को, जो अध्यापक है उसके द्वारा अपने बच्चों को करने के लिए, फिर वो उनकी दिशा निर्देश के अंदर कार्य करते हैं। और इसके एक समय, जो पीरियड है, एक समय निर्धारित किया जाता है। जो एक अध्यापक है, अध्यापक अपने बच्चों को दत्त कार्य देता है, वो क्या है बोलकर भी दे सकता है, शाम पट पर लिखकर भी दे सकता है, और किसी कागज पर अंकित करके बच्चों के अंदर भी बांट सकता है। तो फिर इससे रिगार्डिंग स्टूडेंट मैंने आपको दो डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन थी NH मॉन्सिंग के अनुसार और मोफ्ताब के अनुसार। फिर इसके स्टूडेंट हमने क्या है उद्देश्य किए। उद्देश्य करने के बाद जो अच्छे दत्त कार्य के गुण हैं वो कौन कौन से हैं, ये स्टूडेंट मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया। कि स्पष्टता होनी चाहिए, महत्व, विषय वस्तु से संबंध, रुचिपूर्ण, व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रेरणा, अध्ययन के लिए दिशा निर्देश होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की सामग्री, उचित समय और शैक्षिक जो समस्याओं का समाधान भी इसके अंदर होना चाहिए। फिर हमने किए कि जो दत्त कार्य विधि के लाभ हैं वो लाभ कौन कौन से हैं। फिर इसकी आती हैं कुछ सीमाएं। सीमाएं मैंने आपको बताया कि इसके गुण के साथ कुछ इसके अंदर अवगुण भी हैं, जैसे बहुत अधिक समय लगता है, विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या है अधिक हम संस्थाओं के अंदर, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसके अंदर हमें अभाव देखने को मिलता है। फिर जो दत्त कार्य विधि है, जो सभी लेवल्स के लिए क्या है उपयोगी विधि नहीं है, जो निम्न सत्र के लिए बहुत क्या है कम उपयोगी विधि है, जो हाई लेवल के बच्चे हैं उनके लिए ही ये क्या है उपयोगी विधि है। फिर हमने बात की कि दत्त कार्य देने संबंधी जो सुझाव हैं वो कौन कौन से सुझाव हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक शिक्षक को दत्त कार्य देने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दत्त कार्य दिया जा रहा है वो क्या है बच्चे की रुचि के हिसाब से हो, और उनके मानसिक लेवल को भी ध्यान रखना चाहिए। फिर बात की हमने कि छात्रों को केवल उतना ही कार्य दिया जाना चाहिए जिसको वो क्या है आसानी से कर सके। फिर बात है कि विभिन्न प्रकार के दत्त कार्य पर विचार किया जाना चाहिए कि जो दत्त कार्य दिया जा रहा है वो छात्रों के लिए उपयोगी है या नहीं उपयोगी, ये क्या है स्टूडेंट हमने अलग अलग इसके पॉइंट क्लियर किए। तो ये स्टूडेंट हमारी दत्त कार्य विधि असाइनमेंट मेथड कंप्लीट हुई। थैंक्स स्टूडेंट्स।